हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जीडीएस टू पोस्टमैन का और मेल गार्ड का जो 2026 का पेपर 2 आया था, उसका कुछ मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँ, उसके बारे में कुछ और बातें भी आपको बताता हूँ। मैं भी इस समय एमटीएस कर रहा हूँ और मैंने भी पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम देता है और मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। सभी के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से अच्छे हुए हैं, क्योंकि इस बार जीडीएस टू एमटीएस पोस्ट जो पेपर 1 है उसका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ पेपर आया था। और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड करेंगे, वो सेकंड एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा आया था। तो उसका कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा रैपिड स्पीड में, और फिर मैं आपको पेपर 3 भी दिखाऊंगा इसके साथ में, क्योंकि काफ़ी लोग के बहुत अच्छे मार्क्स बनने हैं और कट ऑफ थोड़ी काफ़ी हाई जाएगी। तो जो लोग थोड़ा परेशान है कि मेरा होगा नहीं होगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं टिप्स देना चाहूँगा। जैसे देखते हैं आगे, ये आपने एग्ज़ाम देखा था, तो मेरे पास उत्तर प्रदेश सर्कल का ए सीरीज़ का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन पेपर है ये मेरे पास, और जो मैं करके आया हूँ मैं दिखाता हूँ। मेरा क्या क्वेश्चन गलत हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टाम्प और सील जब डाक कार्यालय में इस्तेमाल ना हो तो उन्हें कहाँ लगाया था। नॉर्मल सी बात है, हमेशा ताले में बंद रखा था। ये तीनों में से ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब डाक गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो डाक रक्षक क्या करना चाहिए। तो इसमें आएगा, इस तथ्य को बिना विलंब के ट्रेन के रक्षक और अधीक्षक को सूचित करना चाहिए। ये भी है। सी देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग को किसकी उपस्थिति और सीधे निरीक्षण बंद करना होता है। तो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, एचएसए यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है उसकी उपलब्धि वहीं करते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल ये लंबी वीडियो को समझ में नहीं आता है। शॉर्ट स्पीड रखिए और जल्दी समझाइए बस। मेल अबस्टेट की पूर्णता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी मेल अबस्टेट जो होता है, आप कंसुलेट जो होता है, यदि सेक्शन है तो मेल गार्ड को टर्मिनल स्टेशन पहुंचने से पहले मेल अबस्टेट पूरा करना चाहिए। ये मेल अबस्टेट होता क्या है, आरएमएस में जो लोग ड्यूटी करते हैं वो अच्छे समझते हैं। आरएमएस में जब आप कोई वर्क करते हैं, जहाँ आपकी ड्यूटी लगी, तो वहाँ पर काम खत्म होने के बाद जो सारा पूरा सार होता है वो अबस्टेट में आता है, उसे मेल अबस्टेट कहते हैं। तो इसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। यदि मेल कार्यालय है तो एचएसए को मेल कार्यालय में दिन का काम समाप्त करने से पहले मेल अबस्टेट पूरा करना चाहिए। ये दोनों ही बात हमारी। और तीसरी भी और है, मेल सूची को एक साथ सिलाई करके मेल अबस्टेट से जोड़ा जाना चाहिए। ये हमारी तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि सारे जो कागज होते हैं, रिसीव, क्लोज और डिस्पैच, ये सारी सही है। ये सब क्लोज निकाला जाता है पूरा सिस्टम, उसको मेल अबस्टेट कहते हैं। अगला देखिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा अधीक्षक कार्यालय को सौंपी जाने वाली दैनिक रिपोर्ट MS-83 के निर्धारण प्रतिनिधि अवधि क्या है। तो इसमें 18 महीने क्यों आएगा, क्योंकि MS-13 जो दैनिक रिपोर्ट होती है वो भी हमारा वर्क पेपर में ही नथी होती है। और आपको पता है वर्क पेपर का जो प्रिजर्वेशन पीरियड होता है वो 18 महीने होता है। कुछ लोगों ने इसमें 3 वर्ष लगाया था, मेरे क्लास में सभी ने 3 वर्ष लगाया, बट नॉट गुड। और उसमें 18 महीने आंसर होगा। अगला देखिए, मेल गार्ड को वैन छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, वैन की फिटिंग और लाइटेंस की जांच करेगा, स्टैम्प सील पुस्तकों और अधिक प्रोटोकॉल बदलेगा। दोनों ए और बी सही है। आरएमएस काल में सेक्शन का कार्य जो मैंने आपको पिछले बताया था वही आ गया। देखो यहाँ पर होता है 18 महीने, क्योंकि जो वर्क पेपर होता है, वर्क पेपर ऑफ द आरएमएस ऑफ द सेक्शन इज 18 महीने। अगला देखिए, सामान्य परिस्थिति में जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुँचती है जहाँ डाक का आदान प्रदान करना होता है, तो उस सेक्शन का डाक गार्ड क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। जैसे कि हम लोग आरएमएस में होते हैं और आरएमएस में पहले जब जो डाक आती है, यानी सेक्शन को पहले, जैसे मेल ऑफिस संभालो कोई डाक आए ठेले में चढ़ के, तो वो पहले सेक्शन को दिया जाएगी या सेक्शन वाला पहले हमें देगा। तो उसमें यही पूछा है कि जो सेक्शन में जो मेल गार्ड होते हैं उसकी क्या ड्यूटी है। तो वो पहले क्या करेगा, पहले डाक को लेगा, यानी जो आरएमएस के लोग होते हैं उनसे डाक लेगा, फिर बाद में उनको डाक देगा। ये होती है। जबकि आज के टाइम में थोड़ा सा उल्टा ये होता है, बट क्या करें, समय की पाबंदी को देखते हुए ये चीज़ हो रही है। बट जो नियम है पोस्ट ऑफिस गार्ड का वो यही कहता है कि पहले डाक वो लेगा, उसके बाद अपनी डाक देगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज एक आरएमएस सेट के भीतर प्रत्येक शॉर्टिंग सिस्टम को सौंपेगा दैनिक तरह। ये तो कार्य का वितरण आप जानते हैं, जो कार्य वितरण जो भी कुछ होता है वो कार्य वितरण का ज्ञापन है, मेमोरेंडम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में आता है। इसका फॉर्म नंबर क्या होगा बताओ मुझे जरा। मैं बता देता हूँ, MS-11। आरएमएस सुपरिटेंडेंट द्वारा सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव करने के लिए निम्नलिखित आदेश कौन से जारी करता है। आप जानते हैं, चेंजिंग ऑफ द लिस्ट क्या होगा, ए आदेश। किसी एक बीमित वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है जिसे एक सामान्य डाकिया पुष्प माध्यम से वितरण के लिए। अब क्या है, सामान्य डाकिया किसके लिए है, बीमित के लिए, यानी इंश्योरेंस लिमिट कितनी देर की उसकी 500 रुपये है। अगला देखते हैं कि बीमित वस्तुओं और BP COD मनी ऑर्डर और IPP का मानक मूल्य कुल जो सीमाएँ जो, हाँ ये चीज़ देखी है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनको BP का मानक कुल मूल्य क्या है जो वितरण के लिए एक बार में किसी डाकिया से ले जा सकता है। तो हमने इसमें 40,000 आंसर लगाया था, 40,000 मैंने पढ़ा भी था, और लिमिट बढ़कर 80,000 भी करी गई है। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो हमारा 15,000 दे रखा है, जो कि एक गलत है, इसको हम सही नहीं मान सकते। और इसमें हमने रिपोर्ट भी करेंगे, देखते हैं अब क्या होता है अपने हिसाब से। इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन कैसा करना मुझे बताऊँगा। मेरा क्वेश्चन गलत है ये वाला। दूसरा देखिए, विंडो डिलीवरी का आवेदन किसे संबोधित किया था। तो नॉर्मल सी बात है, पोस्ट मास्टर को आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी प्राणी और दस्तावेज के तहत विवरण दर्ज करने दी गई वस्तुओं का विवरण डाकिया की पुस्तक में दर्ज करना आवश्यक नहीं होता। अब मैंने इसमें ए लगाया था, लेकिन आंसर की उसका बी दे रखा है। डिलीवरी सिस्टम देखते हैं क्या सीन है इसका, इसमें भी हम देखते हैं थोड़ा सा। जब किसी विभागीय पेंशन भोगी को ई मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है तो डाकिया को पावती के पीछे यह प्रमाणित करना होता है कि पेंशन भोगी जीवित है या नहीं। अब ये जीवन की जो है ये नॉर्मल सा नियम हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हमारे ये जो 4 महीने में होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। बाहर लगे लेटर बॉक्सों की इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस और त्वरित निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग है। जो लेटर बॉक्स होते हैं आप जानते हैं लेटर क्लियरेंस किस होता है, नन्हे ऐप के द्वारा। पीए में तो आप जानते हैं अलग होता है और सीपीटी अलग चाहिए। डाकिया के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में डाक वस्तु का डेटा दर्ज करने के लिए आवंटित दैनिक डेटा एंट्री समय अवधि क्या है। तो इसमें सी आंसर होगा कुल 80 मिनट, यानी वितरण के घंटे से 60 मिनट पहले और लौटने के 20 मिनट बाद। इसमें आंसर सी सही है, जो कि हमने लगाया था, ये मेरा ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे आप। किसी ऐसे गांव में जहां कोई साक्षर गांव उपलब्ध नहीं है, 5 रुपये उससे अधिक मूल्य के ई मनी ऑर्डर के भुगतान के दौरान किसी अनपढ़ अदाता के अंगूठे के निशान को कैसे सत्यापित किया है। तो भाई किसी भी वाले यात्री का कैसे ले लोगे, ई मनी ऑर्डर का भुगतान वापस करके नहीं, बिना सत्यापन करने वाले नहीं, तो गांव के मुखिया के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान सुरक्षित करके। किसी ना किसी का कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसमें किसी विटनेस का तो लेना पड़ेगा, जो एक हेड हो, तो वो हमारा होता है मुखिया गांव का। 19वां क्वेश्चन है, यदि वैल्यूएबल वस्तु का प्राप्तकर्ता मांग किए जाने पर तुरंत वसूली या भुगतान करने से मना कर दे, डाकिया क्या कार्रवाई होगी। वो क्या करेगा, डाकिया को वस्तु वापस लेकर ले आने का अधिकार है। डाकिया द्वारा वितरित की जाने वाली किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तु के लिए प्राप्तकर्ता से कोई रसीद नहीं ली जाती है। अब डाकिया द्वारा वितरित किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तु के लिए कोई रसीद आप जानते हैं कि बीमित पत्र में ली जाएगी, पंजीकृत पार्सल होगा उसमें भी रिसिप्ट ली जाएगी, वैल्यू होगा उसमें, लेकिन एक अपंजीकृत पार्सल होता है, अपन यानी अनरजिस्टर्ड लेटर या पार्सल होता है, तो उसमें हम ऐसे ही वितरित कर देते हैं, उसमें साइन की आवश्यकता नहीं होती है। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक किसी प्राधिकरण के पास आवेदन करेंगे। तो आप जानते हैं हेड डिवीजन में पढ़ते हैं। सर देखिए फ्रैंकिंग मशीन तो आपने सबने पढ़ रखी होगी, खैर अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक पंजीकृत वस्तु सफलतापूर्वक वितरित की जाती है, प्राप्तकर्ता द्वारा खोली जाती है और फिर एक नए पते पर पुनः पुष्टि, आप हमेशा ध्यान रखें कोई वस्तु खुल गई, खुलने के बाद इसे हम दोबारा पोस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल से बात है वो चीज़ जो है एक नई हो जाती है और उसे दोबारा उसे पूरी तरह से एक नई वस्तु माना जाता है, जिसके लिए नए डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता होती है, यानी दोनों चीज़ नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी की डाक को बिना किसी अतिरिक्त हवाई अधिकार के घरेलू डाक नेटवर्क में पूरी तरह से निःशुल्क हवाई प्रेषण की सुविधा दी जाती है। नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि फर्स्ट श्रेणी जो मेल होती है, ओनली फर्स्ट क्लास मेल जो होती है, इसके लिए हवाई डाक दी जाती है, वो भी बिना सर चार्ज के। एक ब्लाइंड लेटर वो भी होता है, लेकिन ब्लाइंड के लिए भी चार्ज लगता है, सर चार्ज। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिट की सही ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क के जरिए भेजे जाने वाले हर लेटर या पैकेट पर कम से कम कितने स्टाम्प लगेगी, 2 की बार होगी। नॉर्मल सी बात है भाई, एक लेख जो मृत व्यक्ति को संबोधित किया गया है उसे किस प्रकार से संभाला जाता है। तो यदि कोई अनक्लेम्ड आर्टिकल होता है तो सबसे पहले उसको यदि हम बांटने जाएंगे तो पोस्टमैन को सब लोग जानते हैं, वही पोस्टमैन के लिए है कि वो लेटर सबसे पहले सेंटर को वापस किया जाएगा, और इसका आंसर उन्होंने यही दिया जो कि ठीक है। अदर इनके होता कि मान लो उस पर पैसा का भी पता नहीं हो तो उस चीज़ में हम RLO भेजेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर वापस भेज दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मल सी बात है, जो हमारा पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम है 2026 के, इसमें जो पेपर 1 है, कौन सा है, पेपर 1, ये तो क्वालिफाई, ये तो इसमें पूरी मेरिट बनेगी। जो पेपर 2 है उस पर भी मेरिट बनेगी, लेकिन पेपर 3 जो है वो हमारा क्या होगा, वो ओनली क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग नेचर से है। और क्वालिफाइंग नेचर से मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, इसमें जो 30 क्वेश्चन आए थे, उस 30 क्वेश्चन में आपको लगभग 20 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। इस 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन और प्लस इसमें और था ना, एक ऐसे था और एक लेटर था, इन टोटल मिला के 50 नंबर थे। 50 में से लगभग 20 आ जाएंगे तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। SC कैटेगरी मेरे ख्याल से 16 या 18 के आसपास है, जो कि पहले 16.5 हुआ करता था। अब देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, ये पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 आपका जो था ये 50 क्वेश्चन थे, इसमें 2 नंबर का था, कितने हो गए 100 नंबर, और ये आपके 25 नंबर का 25 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का हो गया आपको 50 नंबर। तो आपके दोनों मिला के ये लगा 150 में से कितने पे जो कट ऑफ बनेगी वो आपको बताता हूँ। देखिए नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिया है। इस क्वेश्चन में लगभग मेरे भी लगभग टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन गलत हैं, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2। तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी के नंबर लगभग 144, 145 लगभग मान के चलिए 145 से कट ऑफ स्टार्ट होगी, और थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। और तो इसमें
जो जनरल वाले सभी लोग भाई मेरे भाई हैं, वो सभी 130 से ऊपर जितने हैं वो सभी लगभग ठीक हैं, उनका तो होना ही होना है। और SC ST कस्टमर उनके लिए हम 120 कह सकते हैं। बाकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, रिजल्ट में ज़्यादा वेट नहीं है। आप सभी लोग अपने जिनके नंबर ठीक बैठ रहे हैं अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए GDS से पोस्टमैन मेल गार्ड निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टारगेट आप सब अच्छे जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बेटर यही है कि आप जो पेपर आपका हुआ, आपने सभी ने तैयारी करी, उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। मुझे तो अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट भी आपका जैसा आएगा अच्छा होगा। और बाकी इस पेपर में जो भी आपने अभी देखा था, मैंने बताया था, जिस पेपर में जो भी लगभग आपकी जो ऑब्जेक्शन डालना हो, उसमें कुछ दिन बाद वो ऑब्जेक्शन निकल ही आया है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। और फिर बाकी देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मैं आप पेपर 3 का सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसके बाद।